Hello everyone, welcome all to our show पूछो जरा पूछो. This is Himani and we are back with our episode 5. पिछले 4 एपिसोड्स में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे शोज को लाइक किया, कमेंट किया और बहुत शेयर किया. उसके लिए आप सबका धन्यवाद. और आज फिर से हम आशीष से आगे की स्टोरी सुनते हैं. हेलो आशीष. हेलो हिमानी, थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन. तो दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है. हम दर्शकों के साथ बात कर रहे हैं एटम की कहानी के बारे में, परमाणु की कहानी के बारे में. तो हमने जो लास्ट एपिसोड में कहानी फिनिश की थी वो खत्म की थी एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए हैं लुई डी ब्रोई. लुई डी ब्रोई ने ये बोला था, या उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जो कि बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ. हाइपोथेसिस ये था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड है. जैसे एक फोटोन है, फोटोन एक पार्टिकल है लाइट का, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसके साथ एसोसिएटेड है, राइट. इसी तरह से उन्होंने ड्यूअल कैरेक्टर, इसी तरह से उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे या एटम इटसेल्फ, कोई भी चीज है, हर किसी के साथ एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है. अब ये चीज बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी थॉट था एक तरह से, क्योंकि किसी ने इस तरह से तब तक सोचा नहीं था कि इस चीज कॉन्सेप्ट को यूज करके भी नेचर की कुछ चीजें या एटम का इटसेल्फ, नेचर ऑफ द एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड. कभी किसी ने सोचा नहीं था. इनफैक्ट लुई डी ब्रोई एक स्टेप फर्दर गए. उन्होंने बोला कि जो बोहर के मॉडल में, नील्स बोहर का जो मॉडल था ना, जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, उन्होंने ये बोला, हाँ, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की जो बात कर रहे थे बोहर, तो लुई डी ब्रोई ने बोला कि ये वाले स्टेशनरी ऑर्बिट्स आराम से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मान लिया जाए. तो और ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्बिट्स की लोकेशन है एटम में एक न्यूक्लियस के अराउंड, वो वही आ जाती है जो बोहर बोल रहे हैं. तो ये तो बड़ी स्ट्रांग बात थी, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट थी. 1923 और 24 की बात है. उसके बाद मतलब कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स जो है, बेसिकली जो थ्योरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसकी फाउंडेशन रख दी गई थी लुई डी ब्रोई से. और फिर कुछ साइंटिस्ट हुए जिनमें से 4 का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनकी आज हम बात करेंगे. एक तो थे वेर्नर हाइसेनबर्ग. ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब पढ़ते हैं. आई नो यू विल से दिस. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही पॉपुलर रूल क्वांटम मैकेनिक्स का. हम हाई स्कूल में ही इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. इवन बिफोर वी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स वी रीड दिस इन हाई स्कूल. और उसके बाद और 2 साइंटिस्ट जिन्होंने हाइजेनबर्ग के साथ काम किया. एक मैक्स बॉर्न, ही वाज अ जर्मन, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन टू क्वांटम मैकेनिक्स. एक थर्ड थे पास्कल जॉर्डन. ये टीम थी तीनों की एक्चुअली. और एक चौथे थे अलग से, जिन्होंने अपना अलग से काम किया था क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में, एर्विन श्रोडिंगर. श्रोडिंगर्स कैट. एग्जैक्टली, श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट, जो काफी चर्चा में रहता है पॉपुलर साइंस में भी. तो ये चारों की आज हम स्टोरी की बात करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हम जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं आफ्टर हाई स्कूल और इवन समटाइम्स ड्यूरिंग हाई स्कूल, इनकी वजह से हैं सारी. तो हाइजेनबर्ग जो थे वो जर्मन फिजिसिस्ट 1901 में पैदा हुए थे. एक जर्मन सिटी है वुर्जबर्ग, वहां पर पैदा हुए थे. और फिर वो 1920 से लेके 1923 तक उन्होंने अपनी पीएचडी करी. वो कहाँ करी? एक और सिटी है म्यूनिक, जर्मनी में. म्यूनिक में एक यूनिवर्सिटी है, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है. तो इसमें यहाँ पे उन्होंने पीएचडी करी. और पीएचडी इनके जो सुपरवाइजर थे वो थे आर्नोल्ड सोमरफील्ड. आर्नोल्ड सोमरफील्ड एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हुए हैं साइंस में. और इनफैक्ट इनकी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स भी कई डेकेड्स तक थ्योरेटिकल फिजिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रही हैं. ही वाज एन एक्सीलेंट टीचर, एन एक्सीलेंट मेंटर. इनफैक्ट
हाइजेनबर्ग ने उनके साथ पीएचडी करी और साथ में वुल्फगैंग पाउली ने भी उनके साथ पीएचडी करी थी। सो आई मीन उनका रिकॉर्ड था एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने का, और वो अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान देते थे। इनफैक्ट 1922 की बात है जब हाइजेनबर्ग अभी बच्चे से ही थे, 22 साल के थे, और उनके साथ वो पीएचडी जब कर रहे थे, तो आर्नोल्ड सोमरफील्ड ने देखा कि हाइजेनबर्ग का इंटरेस्ट जो है वो बोहर की क्वांटम थ्योरी में काफी ज्यादा है, एटम का जो बोहर का एटम मॉडल एंड सो ऑन। तो उन्होंने सोचा कि हाइजेनबर्ग को बोहर से मिलवाना चाहिए। 1922 में एक सिटी है गोटिंगन, वहां पर जो फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बोहर फेस्टिवल मना रहे थे, कि बोहर की जो थ्योरी थी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसका नाम बोहर रख दिया। उसका नाम भी बोहर फेस्टिवल ही था। तो वहां पर नील्स बोहर एज ए चीफ गेस्ट भी आए हुए थे, और नील्स बोहर ने लेक्चर भी दिए वहां पर, और हाइजेनबर्ग वहां पर थे। तो हाइजेनबर्ग वहां बोहर से पहली बार मिले, और बोहर की पर्सनैलिटी का और बोहर की लेक्चर्स और बातों का हाइजेनबर्ग को बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद इनफैक्ट ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग ही चली इन दोनों फिजिसिस्ट के बीच में। बोहर थे अब कोपेनहागन में, है ना, पर हाइजेनबर्ग थे उधर म्यूनिक में। हाइजेनबर्ग को यह था कि बोहर के साथ आगे की रिसर्च जरूर करनी है। तो हाइजेनबर्ग की पीएचडी हुई 1923 में। 1924 में हाइजेनबर्ग गोटिंगन में आए, और वहां पर वो पोस्ट डॉक करने लगे मैक्स बॉर्न के साथ, जो हम दूसरे फिजिसिस्ट की बात कर रहे थे। मैक्स बॉर्न वॉज एन एक्सीलेंट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट। उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स थी जो उस टाइम तक नॉर्मल फिजिसिस्ट में नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैक्स बॉर्न ने एक थ्योरी ऑफ क्रिस्टल्स दी थी 1921 में, जिसमें उन्होंने मैट्रिसेस का यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में कभी मैट्रिसेस स्टडी के लिए मैथमेटिक्स का, हाँ, और मैथमेटिक्स में भी मतलब एक स्पेशल चीज जिसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं ना, मैट्रिक्स। मूवी भी है मैट्रिक्स, है ना, मूवी है मैट्रिक्स, उसमें नंबर्स ही नंबर्स दिखाते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स इज ऑल्सो मेड ऑफ नंबर्स, उसी तरह से। तो मैक्स बॉर्न ने यूज किया था, तो ही वॉज वेरी स्किल्ड। तो हाइजेनबर्ग ने उनके साथ काम करना शुरू किया, उनसे काफी कुछ सीखना शुरू किया। उसके बाद हाइजेनबर्ग को एक फेलोशिप मिली उसी साल 1924 में, और फेलोशिप क्या मिली, कोपेनहागन जाने के लिए नील्स बोर के साथ। इट वॉज लाइक हाइजेनबर्ग्स ड्रीम टू वर्क विद नील्स बोर। हाँ, उनका तो जुनून था इस फील्ड में काम करने का, और ऊपर से उनको मोटिवेशन और उनका साथ मिल रहा है। एग्जैक्टली तो इससे बढ़िया उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो हाइजेनबर्ग चले गए कोपेनहागन में, ब्यूटीफुल सिटी, और वहां पर कुछ 8 महीने रहे। शुरू में ये फेलोशिप इनकी दे करी थी उन्होंने। वहां पर नील्स बोर के साथ बहुत डिटेल में, डीप में सोचना शुरू किया क्वांटम मैकेनिक्स को, या मतलब कि नई थियरी जो आ रही थी, अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, उस टाइम पर जो भी कहते होंगे, मतलब थ्योरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या जो भी। तो नील्स बोर के साथ काम करते करते हाइजेनबर्ग थोड़े से ना बीमार हो गए उन दिनों में, जिसको हे फीवर बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। कौन सा फीवर? हे फीवर, हे HAY फीवर, चेक करिए आप ऑनलाइन, काफी पॉपुलर है यहाँ पर। और उससे वो थोड़ा सा इजाद पाने के लिए he went to a German island in the north of Germany called Heligoland। हेलिगोलैंड में बहुत छोटा सा आइलैंड है, वहां पर उनको सुकून मिला। वो अपने आप को ठीक कर रहे थे इस बीमारी से, और सोच रहे थे, बस हर टाइम सोच रहे थे शांति में अपनी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। तो वहां पर सोचते सोचते ही केम अप विद सम आइडियाज, कुछ आइडियाज आए उनको, जिसमें उन्होंने जो नील्स बोहर की थियरी में क्वांटम जंप हो रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब एक एटम है, उसके आसपास ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से जंप करता है और लाइट निकलती है, उसको उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी लिख दी, एक पेपर लिख दिया। यह पहला अटेम्प्ट था नील्स बोर के क्वांटम जंप्स को एक्सप्लेन करने का मैथमेटिकली।
मैथमेटिकली। हाँ, जो कि मतलब एक सेंसिबल अटेम्प्ट था। उससे पहले भी कुछ अटेम्प्ट हुए थे, बात बनी नहीं थी। और ऑलरेडी मतलब तब तक ल्यूई डी ब्रोये ने फाउंडेशन तो रख दी थी कुछ कुछ चीजों की, जो कि हमने बात करी वेव मैकेनिक्स की। हाइजनबर्ग ने उसको मैथमेटिकल रूप दे दिया। और वो पेपर हाइजनबर्ग ने 1925 की बात है, मैक्स बॉर्न को दे दिया, भेज दिया उधर गोटिंगन में उनके ओपिनियन के लिए। तो मैक्स बॉर्न ने कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज लग रही है, बहुत रेवोल्यूशनरी सी चीज लग रही है। इसको मैं अगर अपने मेथड्स को यूज करके, मैक्स बॉर्न के पास मेथड्स से मैट्रिसेस के, मैट्रिक्स में उनकी मास्टरी थी, तो तो इसको, एक्सपर्ट है, हाँ वो वो तो एक्सपर्ट है मैट्रिसेस हाँ में। वो मैट्रिसेस के एक्सपर्ट। बॉर्न। तो उन्होंने सोचा कि ये सारी जो बोर की इंटरप्रिटेशन है, इसको मैं मैट्रिसेस को यूज करके और भी स्ट्रांग बना सकता हूँ, और इसको यूज करके हम और बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैक्स बॉर्न ने, उनके एक स्टूडेंट थे साथ में, आई थिंक उनका नाम था पास्कल जॉर्डन, उनके साथ मिलके एक पेपर लिखा, जिसमें बेसिकली एक नई थियोरी के साथ में, या एक नए मेथड की शुरुआत कर दी, मैट्रिक्स मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक, इसको मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट फाउंडेशन थी ये एक तरह से, हाइजनबर्ग और मैक्स बॉर्न और पास्कल जॉर्डन, इन तीनों की। फिर इन तीनों ने मिलकर उस साल के एंड में एक और पेपर भी लिखा, जिसमें इन्होंने और बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन दी इस थियोरी को। अच्छा, ये तो थी इन तीनों की थियोरी की बात, बहुत पॉपुलर हो गई ये, पर इनको कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया। उसका रीजन ये था कि लोग बोल रहे हैं कि एक एटम को तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो, अब एटम एक चीज है, एक मटेरियल में है, मतलब एक मटेरियल जो है एटम्स का बना हुआ है। ऑब्वियसली दिस थिंग एग्जिस्ट्स, द एटम एग्जिस्ट्स, सो यू शुड बी एबल टू सी इट, इट शुड हैव सम पिक्चर एंड सो ऑन। बट इस थियोरी में क्या था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ नंबर्स, मतलब सब चीजें मैट्रिसेस से मतलब कि रिप्रेजेंटेड है। मैथमेटिक्स है तो सब नंबर्स से एक्सप्लेन किया होगा। Lots of mathematics in this, so people were a bit annoyed. People were like, no, atom can't be represented by numbers, there should be a more visual way, you know। physicists जो है पिक्चर। हाँ पिक्चर्स, फिजिसिस्ट को ना पिक्चर्स पसंद है, कोई चीजें ड्रॉ कर सके एटम को, जैसे बोर ने ड्रॉ किया था, वो पॉपुलर हुआ था। तो ये चीज पसंद नहीं आया। उनमें से एक तो फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था एरविन श्रोडिंगर। एरविन श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रिया में वियना में पैदा हुए, बड़े पीएचडी भी करी। अब एरविन श्रोडिंगर जो थे, उन्होंने एक नया मेथड ढूंढ लिया टू क्रिएट दिस पिक्चर ऑफ एटम बाय क्वांटम मैकेनिक्स। उनकी अपनी एक तरह की क्वांटम मैकेनिक्स की उन्होंने शुरुआत करी, और 1926 की बात है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें बेसिकली उन्होंने एक इक्वेशन लिख दी, जिसको आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इस सब इक्वेशन, पढ़ते भी हैं हाँ श्रोडिंगर हम वेव इक्वेशन, जैसे क्वांटम अंडरग्रेजुएट, मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एग्जैक्टली, शुरुआत में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो श्रोडिंगर ने बोला कि ये वाली जो इक्वेशन है, अगर इसको आप किसी भी सिस्टम के लिए, जैसे एटम है या जो नो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए सॉल्व कर सको, तो आपको उस सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। इनफैक्ट उस साल श्रोडिंगर ने 4 पेपर पब्लिश किए, रेवोल्यूशनरी ऑल ऑफ देम, ऑल्दो ही सेड कि हाइजनबर्ग इज रॉन्ग, his methods are all nonsense, he in fact used the word bullshit at some point, and then he says in one of his papers in 1926, उन्होंने खुद ही ये प्रूव किया कि हाइजनबर्ग की जो अप्रोच है, वो श्रोडिंगर की अप्रोच के साथ एकदम मैच करती है। इन सम सेंस दे कन्वर्ज, मतलब उनसे सेम रिजल्ट आता है। उन्होंने ये बोला कि ये दोनों थियोरीज सेम है, जस्ट करने का तरीका डिफरेंट है, एक मैट्रिसेस यूज कर रहा है और मैं वेव इक्वेशन यूज कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। तो ये बड़ी एक रेवोल्यूशनरी चीज थी उन दिनों में फिजिक्स में, कि फिजिक्स की एक डायरेक्शन थी जो 19वीं शताब्दी तक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ने ले रखी थी,
जैसे रदरफोर्ड थे, जे जे थॉमसन थे, उसके बाद उससे पहले मारी क्यूरी भी थे एंड सो ऑन, ये सब पॉपुलर। बट अचानक से 20वीं शताब्दी जैसे ही शुरू हुई, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए, फिर अब ये नील्स बोर आ गए, उसके बाद हाइजेनबर्ग, मैक्स डिंगर। बोर, श्रोडिंगर, पाउली एंड फेर्मी, ये सब लोगों ने, पॉल डिराक, ये सब लोगों ने कब्जा कर लिया फिजिक्स के ऊपर। मतलब फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स बनती गई। अब ये सारे के जिनके मैंने अभी नाम सुनाए हैं बाद में, ये सब थ्योरेटिशियंस। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पहले डोमिनेट कर रही थी, अब थ्योरेटिकल फिजिक्स करने लगी। और इनफैक्ट पहले सिर्फ स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे, अब एटम का बिहेवियर, क्वांटम मैकेनिकली, वेव नेचर, या नई नई एग्जैक्टली चीजें आने लगी। नई नई चीजें आने लगी। और थियरीज भी किस तरह की, बहुत मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट थियरीज, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कभी इस इतना डिटेल में नहीं हुआ था थियरी में। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाइजेनबर्ग की जो थियरी है, ये जिसको मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं, उसमें हाइजेनबर्ग ने ये देखा कि एक नया ही तरह का मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा ये थियरी के लिए। और नया तरह का मैथमेटिक्स किस तरह से, जैसे हम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है, 12। और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेम। 12 एग्जैक्टली। बट हाइजेनबर्ग ने ये देखा कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स में दो मैट्रिसेस को या दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक को दूसरे से कर रहे हो या दूसरे को पहले से कर रहे हो, इट मैटर्स, आंसर इज नॉट द सेम। इसको मतलब कॉम्प्यूटेशनल अलजेब्रा भी बोलते हैं हम एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें एकदम नई थी लोगों के लिए उन दिनों में, और उस टाइम पे, और आज उस टाइम ये पर हम सब पढ़ते हैं। आज हमें सब ये पढ़नी है, क्योंकि हम लोगों की टेक्स्ट बुक्स जो बनी है सब इसी टाइम के लिए की थियरी से बनी है। तो ये जो मैट्रिसेस का अलजेब्रा, इसकी बहुत हाई प्रिडिक्टिव पावर भी थी। मतलब कि जैसे एक वुल्फगंग पाउली जो फिजिसिस्ट हुए, है ना, आप जानते होंगे वुल्फगंग पाउली, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिन्होंने दिया। तो वुल्फगंग पाउली ने 1926 में हाइजेनबर्ग की थियरी को यूज करके ये प्रूव कर दिया कि जो बोहर के मॉडल में जो जो एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो सारी डिराइव की जा सकती हैं इससे, हाइजेनबर्ग के मैट्रिसेस। हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। सो ऑल ऑफ दिस वाज वेरी नाइस, बट दिक्कत ये थी, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब हाइजेनबर्ग जो थे, उन्होंने सोचा एक बार, 1926 की बात है, कि श्रोडिंगर की थियरी को किल कर दूंगा मैं। तो श्रोडिंगर एक लेक्चर दे रहे थे म्यूनिक में, हाइजेनबर्ग ने स्पेशल टिकट खरीदी, ट्रेन टिकट, म्यूनिक चले गए और लेक्चर हॉल में जाके बैठ गए। अब श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन लिखी वहां पर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसको बोलते हैं, एच साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। और साथ में उन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉन बनाया एक न्यूक्लियस के अराउंड विद अ वेव पैटर्न एंड सो ऑन, अपनी प्रोबेबिलिटी वेव बनाई एंड सो ऑन, जो भी मतलब उनकी थियरी में। हाइजेनबर्ग अचानक से वहां पर एग्रेसिव हो गए, खड़े हो गए और बोलने लगे कि ये तो सब नॉनसेंस है, वेयर इज द मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, ये ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी फिजिक्स चलती है। पर लोगों को पिक्चर्स पसंद है, फिजिसिस्ट जो नॉर्मली या स्टूडेंट्स भी, हमें पिक्चर्स पसंद है, हमें इतना मैट्रिसेस और नंबर्स एंड सो ऑन, यू नो, ये सब चीजों से हम ये इतनी नहीं अपील मैथमेटिक्स से करते। भागते जो दिखता है वही पसंद आता है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो इसलिए ऑडियंस वाज ऑन श्रोडिंगर साइड। ऑडियंस ने हाइजेनबर्ग को बोला कि बैठो तुम्हारा भी टाइम आएगा, अभी तुम श्रोडिंगर का ये लेक्चर सुनो, यहाँ मत करो, ये बदतमीजी मत करो। तो हाइजेनबर्ग बहुत डिप्रेस हुए उसके बाद और निकल लिए वहां से, और मतलब वापस निकल लिए कोपेनहागन। और हाइजेनबर्ग की थ्योरी में क्योंकि प्रॉब्लम थी, इसलिए वो डिप्रेस हुए कि क्योंकि उनकी थ्योरी खुद की अभी कंप्लीट नहीं थी। उनकी थ्योरी में क्या प्रॉब्लम थी कि अगर आप किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट स्टेट जानना चाहते हो, मतलब अगर ये जानना चाहते हो कि वो कहाँ है और वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो आप ये, हाँ, पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो आप जान नहीं सकते हो इसको प्रिसिशन से, प्रिसाइजली। ये उसकी थ्योरी में प्रॉब्लम थी। तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेके, वो और बोहर दोनों।
उन्होंने और बोहर दोनों ने मिलके बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और उनको फिर रियलाइज हुआ कि अरे ये हमारी थियरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचर में ही है। नेचर जो है वो हमें अलाउ ही नहीं करती इस स्टेट को अच्छे से जानने में। अगर आप एक मेजर करोगे, जैसे पोजीशन मेजर करोगे, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब मोमेंटम फिर ठीक से नहीं मेजर कर पाओगे, या वेलोसिटी। इसलिए इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1926 की बात है। फिर एक और फिजिसिस्ट हुए हैं, एक अमेरिकन, एल हेस केनार्ड। इन्होंने इस प्रिंसिपल को और मैथमेटिकल फाउंडेशन दी। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग को 1932 में नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स का। एंड आई थिंक इसी काम के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एसेंशियली। हाइजेनबर्ग थोड़े परेशान भी हुए क्योंकि आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज के लिए हाइजेनबर्ग और मैक्स बॉर्न और पास्कल जॉर्डन, इन तीनों को नॉमिनेट किया था, पर सिर्फ हाइजेनबर्ग को मिला। तो हाइजेनबर्ग ने इनफैक्ट चिट्ठी भी लिखी मैक्स बॉर्न को कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो थी उसके बिना ये हो नहीं सकता था, जो भी हुआ है। पर बेसिकली अब बाहर के जो लोग हैं वो जो कुछ भी जज कर रहे हैं, पर हमें रियलिटी पता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए उसकी परवाह नहीं करेंगे। बट एनीवे, मैक्स बॉर्न को भी फिर बाद में नोबेल प्राइज मिला, काफी लेट, फिर 1954 में, 1954 में। खैर, तो हम कहानी की खत्म करते हैं, अभी टाइम हो रहा है। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ऑल्दो ही वाज वेरी एक्साइटेड विद ऑल ऑफ दीज थियरीज, यू नो, एंड सो ऑन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर रहा है सब कुछ, जो भी प्रिडिक्शंस हैं थियरी की। बट आइंस्टाइन को बहुत बड़ी एक फिलोसॉफिकल ट्रबल थी इन थियरी के साथ, इन थियरीज के साथ, कि ये थियरीज बोल रही हैं कि अरे कुछ भी डेफिनेट नहीं है, हर चीज में एक अनसर्टेनिटी है, एक बात। हाँ, तो नेचर को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तुम, मतलब कि ये थियरीज क्या बोलती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है अगर, जैसे वो तुम बता नहीं सकते हो कहां पर है, तुम ये बता सकते हो कि उसकी उस पॉइंट पर मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आइंस्टाइन ने फेमसली बोला भी कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद नेचर। उन्होंने एक लेटर लिखी थी एक्चुअली श्रोडिंगर को, साथ में लिखा था, ही डज, आई एम श्योर ही डज नॉट प्ले डाइस विद नेचर, ही मीन्स गॉड। सो उन्होंने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी वगैरह की बातें करते जा रहे हो। खैर, तो उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 1927 में, सॉल्वे कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं, बहुत पॉपुलर कॉन्फ्रेंस थी ये फिजिक्स की। इस कॉन्फ्रेंस में आइंस्टाइन रेडी था क्वांटम मैकेनिक्स को किल करने के लिए, सब पे अटैक करने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स वाले लोगों पे। और क्वांटम मैकेनिक्स वाले लोग थे जो नील्स बोर और हाइजेनबर्ग एसेंशियली, बट नील्स बोर वाज लीडिंग। दे वर आल्सो रेडी टू डिफेंड ऑल ऑफ दिस। सो हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और आगे की कहानी के बारे में अगली बार जानते हैं। अब इस दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हाँ, so the first question is from Shweta Goyal. She's saying, this was one of the best episodes so far. Thank you for explaining Bohr's orbit using standing waves. Quite well done. It also revised me about standing waves. And she's asking, you said that to prove that electrons are wave, a double slit experiment was required. However, Davison-Germer experiment was on nickel. Isn't it different than the double slit experiment? ये बहुत अच्छा सवाल है। थैंक्स श्वेता फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर योर लवली कमेंट्स। आप इसी तरह हमारे शो को फॉलो करती रहें और सवाल पूछती रहें। सो क्वेश्चन ये है कि हम बोल रहे थे कि अगर वेव नेचर एक्सप्लेन करनी है, जैसे लाइट की तरह थॉमस यंग ने किया था, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बट डेविसन जर्मन ने तो निकल पे एक्सपेरिमेंट किया और एक पीक देखी थी किसी डायरेक्शन में, है ना, जिसको वो डाइफ्रैक्शन पीक भी बोल रहे थे। एक्चुअली एग्जैक्टली ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है ऑब्वियसली, बट इस एक्सपेरिमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट वेव नेचर वाले ही यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जिसकी वजह से एक पीक आ रही है। मैं बताता हूं कैसे, थोड़ा सा बताता हूं। किसी भी क्रिस्टल में, जैसे निकल है, उसमें बहुत सारे एटम्स ऐसे पैरेलल प्लेन्स में अरेंज्ड होते हैं। अब ये लेयर्स ऑफ, हाँ, और ये जो प्लेन्स हैं
एटम्स के, ये थोड़ी थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे या थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेव को। हाँ, अब ऐसी एक मतलब की सिचुएशन बन जाती है जब बहुत सारे प्लेन्स मिलके किसी डायरेक्शन में एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, और उस डायरेक्शन में आपको एक स्ट्रॉन्ग पीक मिलती है। So this is similar to that, meaning each plane itself is acting as a source of reflection of wave, and in the end you have a constructive interference of these small amplitudes in the end, which leads to a large amplitude. So this can only happen if you have wave nature of electrons. Thanks, Shweta. अगला सवाल है सावन कपूर का। सावन जी पूछ रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? हाँ, ओके, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में फर्क इतना ही है कि जो डाइफ्रैक्शन होती है वो एक ही स्लिट हम कंसिडर करते हैं उसमें, और जो इंटरफेरेंस होती है उसमें दो स्लिट्स कंसिडर करते हैं। अब डाइफ्रैक्शन में क्या है कि वेव एक मान लो आप लाइट की या इलेक्ट्रॉन की एंड सो ऑन, उसके हर पॉइंट को एक तुम सोर्स नया मान लो, ठीक है, और हर पॉइंट से मतलब वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं उस स्लिट में, एंड देन इन द एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दे इंटरफियर, ऑल इनके सबके वेव फ्रंट्स जो हैं इंटरफियर करते हैं, और अल्टीमेटली आपके पास एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न आता है। बट इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स हैं, दोनों स्लिट्स एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही हैं, और अल्टीमेटली उनकी जो आगे वेव्स हैं वो फर्दर इंटरफेयर कर रही हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न की जो स्ट्राइप्स हैं वो सिमिलर सेपरेशन में होती हैं, और डाइफ्रैक्शन पैटर्न की नॉन यूनिफॉर्म सेपरेटेड होती हैं। इनकी इंटेंसिटी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में सिमिलर सी होती है, हर स्ट्राइप की डाइफ्रैक्शन में डिफरेंस होती है, एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंसेस हैं। थैंक्स। Next question is from Kuldeep Singh. As described by Louis de Broglie, every matter has wave associated with it called matter wave. But why can't we detect matter waves associated with us, or I say associated with macro scale objects? हाँ, तो लुई डी ब्रोये ने मतलब जो हाइपोथेसिस दिया था वो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव्स एसोसिएटेड है, राइट। अब मतलब कि हम ये मैक्रो स्केल जैसे हम लोग हैं, हमारे क्यों नहीं बात करते। अब लुई डी ब्रोये का फॉर्मूला जो था वेवलेंथ का, मतलब जो वेव्स एसोसिएटेड है उसकी ऑफ कोर्स कुछ वेवलेंथ है, वो फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय mv, या फिर मोमेंटम। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनका मास कम है m, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली जो डिनोमिनेटर होता है छोटे पार्टिकल्स का वो वेरी कर सकता है बहुत ज्यादा। इट कैन बी वेरी स्मॉल, डिनोमिनेटर कैन बी वेरी स्मॉल बिकॉज उनका मास बहुत छोटा है, एंड देन द टोटल लैम्बडा कैन बी लार्ज, इट कैन बी लॉन्ग, एंड कैन बी मेजरेबल। बट जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे एक मैं बॉल की बात करूं, मान लो 1 किलो की बॉल है, ऐसे मैं फेंकूं 1 मीटर पर सेकंड से, तो उसका मोमेंटम हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो वो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी h डिवाइडेड बाय 1, और h इज नाउ 6.6 into 10⁻34. It's really really small, so you will not be able to notice any of these effects at large scale. You only see at small scale like electrons जिनका मास बहुत कम है। Thanks Kuldeep for your nice question. It's a nice question. थैंक यू आशीष। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि हमारे शो को आप इसी तरह अपने क्यूरियोसिटी से, अपने सवालों से हमें प्रोत्साहित करते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, एंड और हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय व्यूअर्स, थैंक्स। बाय।